पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए मैंडेट लेके आई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले और वज़ीर आज़म बनने के बाद बार बार करप्शन के खात्मे की बात करते रहे, करप्शन के ख़िलाफ़ एहतसाब की बात करते रहे। आज ये एहतसाब का अमल किस जगह पे खड़ा है? क्या इस हवाले से सियासी इस्तेकाम के नाम पे, जी हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पे करप्शन केसेस माफ़ करने की कोई खुफिया डील तो नहीं होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि माजी में जब भी हमने मामला देखे कि जनाब एहतसाब का अमल क्यों नहीं चला, तो पता लगता है कि पीछे कोई ना कोई एक खुफिया डील हो गई। नवाज शरीफ साहब को, एक सज़ा याफ्ता शख्सियत को, जिनको कि कन्विक्शंस हुई, उन्हें जेल से निकाल के रिपोर्ट्स बना के लंदन भेजा गया और पूरी वफाकी काबीना उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने इस काम की इजाज़त भी दी। क्या ये भी एक डील का हिस्सा था कि चलें जी मियाँ साहब को जाने दें? और उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन के हालात हैं, जितने भी आप बेल ऑर्डर्स पढ़ते हैं, तो उन प्रोसिक्यूशन कहीं ना कहीं आके कोई ऐसा बयान देती है, कोई ऐसी चीज़ बताती है कि जज साहिबान के सामने जब वो सवाल जवाब होते हैं तो अदालत फिर बेल के ऑर्डर्स भी देती है और फिर कार्रवाई कवर करने के लिए उस पर अपीलें भी फाइल होती हैं। लेकिन जो बेसिक सवालात हैं, एविडेंसेस हैं, जो तफ्तीश में चीज़ें होती हैं, तमाम तर दस्तावेज़ात मौजूद होने के बावजूद ये मामलात आगे क्यों नहीं चल पा रहे? क्या इसको एक दफ़ा फिर रोक दिया गया है? क्या इसकी कोई सियासी वजूहात भी हैं कि अच्छा जनाब क्योंकि पार्लियामान में इतने नंबर्स नहीं हैं और वज़ीर आज़म की विजन को अगर पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए शायद फिर बजट पास ना हो, हुकूमत ना चल सके, लीडर ऑफ द अपोजिशन, इंटरनेशनली भी बड़ा जी प्रेशर आ रहा है, डोमेस्टिकली भी बड़ा प्रेशर आ रहा है। और एक क्रेडिट मरीम नवाज़ साहिबा को यकीनन देना पड़ेगा कि जो उन्होंने बाकायदा तौर पे, जिसको कि जमहूरी जद्दोजहद भी कहते हैं, जिसको मुज़ाहमत की सियासत भी कहते हैं, वो उस टेंजेंट पे लेके गई कि उनसे बातचीत, उनकी जमात से बातचीत करनी पड़ी। और क्या ये वही बातचीत थी जिसका कि साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज पार्लियामान में जिक्र भी किया? और क्या सॉफ्टवेयर सिर्फ बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के उन्हीं का अपडेट हुआ या कि और सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहे हैं? क्योंकि अक्सर नाज़रीन आज जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, हर थोड़े अरसे बाद एक मैसेज आ जाता है उन्हें कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर अपडेट रिक्वायर्ड है। और अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट ना करें तो आपका सिस्टम जो है, फ़ोन का सिस्टम या कंप्यूटर का सिस्टम, वो फेल हो जाता है, करप्ट हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट जो हो रही है उसमें सियासी इस्तेकाम, उसका नया सॉफ्टवेयर डाल के अपडेट की गई है या नहीं, इसी हवाले से बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि मैं सारे अमल पे आऊँ, एहतसाब के अमल पे आऊँ, नाज़रीन कुछ लोग होते हैं, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन अपना सिर्फ तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं और रे मीम के नाम से रेत के घरोंदे जो लोग बनाते हैं, झूठ की इमारतें खड़ी करते हैं। उस हवाले से उन्होंने बड़ी प्यारी नज़म लिखी। उस नज़म से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या है, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, जिन लोगों को शौक़ होता है कि बहुत सारे बौनों की फ़ौज खड़ी करें और झूठ की बेसिस पे घरोंदे बनाए रेत के, तो वो आपने देखा कि किस तरह एक लहर आती है और फिर रेत के ये घरोंदे जो हैं टूट जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे पैगामात हैं, चाहे वो सियासत में देखें, इंटरनेशनली देखें, हुकूमत में देखें, अपोजिशन में देखें या कि मीडिया में देखें। अब आते हैं नाज़रीन टॉपिक की तरफ, और टॉपिक में आज साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट की बात की। अब ये सॉफ्टवेयर अपडेट पार्लियामान में उन्होंने क्या जिक्र किया, नूर आलम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एम ने उनका हवाला देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे भाई हैं नूर आलम साहब, उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मुझे लगता है जिस किस्म के हालात जा रहे हैं, हम सब का सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट होने के करीब पहुंचा हुआ है। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता हूँ। नूर आलम ने सही कहा, मेरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप भी उसके ऐनी शाहिद हैं, मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूँ। जी नाज़रीन, आपने सुना, साबिक वज़ीर दिफा कह रहे हैं, हाँ उन्होंने सच कहा, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ख्वाजा आसिफ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, क्या मतलब है इसका? ये सॉफ्टवेयर अपडेट किस तरह से होता है? और साबिक वज़ीर दिफा कह रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट, इसका मतलब क्या है? सियासी तौर पे क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए, इसका सियासी मकसद कोई नहीं है। दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो सियासतदान हैं उनके ऊपर जब करप्शन के केसेस बनते हैं तो शुरू से आप देखिए उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक कार्ड खेला है। देखिए, कहना आसान होता है, फिर आपको प्रूव भी करना पड़ता है कि आपकी क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आपके केसेस अगर आप मेरिट के ऊपर बने हैं, चाहे ख्वाजा साहब की बात कर लें, शहबाज शरीफ की बात कर लें, जो स्पेसिफिक सवालात हैं, जो इनकी चीज़ों से मुतल्लिका इनका रोल है, उसके ऊपर जो सवालात हैं उसका तो जवाब नहीं है। लीगल लकूनास का, बेल के ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट करके अपनी बरीयत की तरह से पेश करके एक पब्लिक पोस्चरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जैसे कोई किसी किस्म की, अब देखिए ना, अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे कुछ समहाउ ये कोई बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे तो इसलिए इनका किसी जगह से कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट से मुराद क्या है, सियासी तौर पे क्या समझा जाता है? देखिए, सियासी तौर पे तो वो यही बात करना चाह रहे हैं कि जैसे शायद कोई ऐसे वो बड़े ख्यालात रखते थे बागियाना किस्म के, तो निज़ाम ने किसी तरीके से उनकी थोड़ी सी दुरुस्तगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का नया सॉफ्टवेयर इंडक्ट हुआ है जिससे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लहजे भी धीमे हो गए, मुकामत की बातें हो रही हैं। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो तब होना की बात तब हो कि इस वक्त अपोजिशन के अंदर इंस्टेबिलिटी डालने की किसी भी किस्म की कोई उनके अंदर कैपेबिलिटी हो। ये अपोजिशन तो 3 साल हो गए हैं, माँ सवाए ये टीवी पे बैठ के ये कह दें कि जी अब गई तब गई, इतने बंदे आ गए उतने बंदे चले गए, देयर इज़ नथिंग। देखिए, अपोजिशन डिसरे का शिकार है। अपोजिशन अपने साथ इकट्ठे चल नहीं सकती। 12 के कितनी जमातों की वो पीडीएम बनी थी, अब कहाँ रह गई है? एक बंदा अपनी सीवी लेके लंदन बैठा हुआ है, बस स्टॉप के ऊपर बस का इंतज़ार कर रहा है कैपिटल हिल के सामने। वो किधर गई है अपोजिशन? इधर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इस वक्त टोटल उनका गुस्सा इसलिए है कि वो अपने भाई के पास मफरूर होकर लंदन जाना चाहते थे। कानून अपने हरकत में आया, उसने इनको नहीं जाना। उनको हरासा कर रहे हैं, इस चीज़ का गुस्सा है। देखिए, हरासा ये कौन सा हरासा है? 15 जून को उनको लेटर इशू होता है कि जी ये सवालों का जवाब आपने देना है। 22 जून को आके इंटरव्यू देते हैं, तो हर आज जाके 10 जुलाई को करती है, पहले सवालनामा भेज देती है या ये खास रियायत है शहबाज साहब? देखें, पहले निज़ाम में ऐसी चीज़ें नहीं थी। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, हम ये चाहते हैं कि इंसाफ के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो। दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी। सवाल भेजे जाते हैं। हम जितने इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें जुर्म की, मुजरिम की नहीं, जुर्म की नोयत जो है वो टेक्निकल है, आप रिटर्न, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है, आप रिटर्न क्वेश्चन सर्व करते हैं, मुलज़िम बेशक वकील साथ लेके आए, जवाब दे, जवाब नहीं दे सकता तो आपने कम से कम उसको कन्फ्रंट किया। सेकंड चीज़ ये है कि अब हम कोशिश करते हैं कि ये जितने इंटरव्यूज़ हों वो टेप रिकॉर्डेड हो जाए या वीडियो रिकॉर्डेड हो जाए, ताकि एविडेंस मौजूद रहो। कल अगर अदालत पूछना चाहे तो हम उनके सामने में भी रिकॉर्डिंग्स हुई थी। अब आप हुकूमत में, ऑपोजिशन में तो कहते थे जी जीआईटी की रिकॉर्डिंग्स पब्लिक करें। आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट एक एप्लीकेशन अटॉर्नी जनरल मूव करते कि ऑनरेबल जज साहिबान इजाज़त दें इसको पब्लिक करने की इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ताकि लोगों को पता लगे क्या सवाल जवाब? आज ये तो आप तफ्तीश की बात कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे किसी सहाफ़ी ने ये सवाल भी किया कि ये आप ट्रायल क्यों नहीं पब्लिक कर देते। मैंने कहा जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ट्रायल पब्लिक हो। हम आपके सामने आज कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके जो चीज़ें हैं, चाहे हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, पब्लिक होने दें। यूएस सुप्रीम कोर्ट की तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, नहीं पब्लिक भी होती हैं। देखिए बात क्या है, अभी बड़ी तवातर से देखा जा रहा है कि अदालत के अंदर तो कुछ होता है, वहाँ तो ये इस किस्म की बातें नहीं कर सकते। बाहर आके एक अजीब वो गरीब किस्म की, अब देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि प्रोसिक्यूशन को बाहर आके बयान नहीं दे सकती। बेल ऑर्डर्स हैं और मैं सारे देख रहा था और अपोजिशन भी यही कहती है, आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, उसमें प्रोसिक्यूशन मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित नहीं कर सकी। अरशद, बड़ी माजरत के साथ मेरी एक अर्ज सुन लें। ये मैं काफ़ी दिनों से एक फ़ैसला लेके सबको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कहीं अकल आ जाए। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 445, ये उसकी साइटेशन है। ये 5 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच था। आसिफ सईद खोसा साहब ने ये तहरीर किया फ़ैसला, जिसके अंदर उन्होंने वाज़े लिखा है कि एक बेल ऑर्डर के अंदर क्या कहा जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, और बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकल कर दिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब का केस ले लें, अभी गवाही तो गुजरी नहीं। जब गवाही गुजरी नहीं, रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, तो उन्होंने जुर्म कहाँ साबित करना था? बेल की हेयरिंग में तो जुर्म साबित का सवाल हुआ। देखिए, जब तक शहादत गुजरी नहीं, शहादत ट्रायल में पेश नहीं हुई, चार्जशीट नहीं बनी, तो जुर्म साबित कहाँ करना है?
ये अपीलेबल ऑर्डर है, नैब इसमें अपील में भी चली गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें इसी तरह से जजमेंट जो मैंने पढ़ी हैं और इस जजमेंट में भी जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, पार्लियामेंटेरियन ने सेशंस भी अटेंड करने हैं, उसको आप इल्ज़ाम लगा के अंदर कर देते हैं, उसकी फ्रीडम लिबर्टी आप कर्टेल कर देते हैं। इल्ज़ामात आप लोग साबित नहीं कर सकते, या तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके फिर सारा काम करके, और ये अदालती फैसलों में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो चीज़ लेके आए, तो इसको अब कैसे आप रिजॉल्व करेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसे रिजॉल्व करूंगा, मेरा ख्याल है कि इंट्रोस्पेक्ट इस वक्त बड़ी ज़रूरत है चीज़ों को देखने की उनके राइट पर्सपेक्टिव के अंदर। मेरा ये ख्याल है कि चीज़ें जो हैं अपने स्पेसिफिक रोल में होनी चाहिए। बेल ऑर्डर जो है वो बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। बेल ऑर्डर में जो ऑपरेटिव पैरा होता है वो ये है कि आपको बेल दी जा रही है या नहीं दी जा रही। उसके बाकी का जो हिस्सा होता है कानून के मुताबिक उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब अगर किसी भी किस्म के कमेंट्स आते हैं, नहीं आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म मौजूद है, मल्टीपल जजमेंट्स हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, कि बेल ऑर्डर के अंदर जो एविडेंस है उसके ऊपर ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए कि एडवर्सली इम्पैक्ट करें उसके केस को। अब जो ट्रायल है वो ट्रायल कोर्ट का काम है। ट्रायल कोर्ट के काम के अंदर आपने इस फैसले का जिक्र किया, मेरे ख्याल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के केस में जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने जजमेंट लिखी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, और वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। साथ उन्होंने एक शेर भी लिखा है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है? फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट विल हैव नो बेयरिंग ऑन द आउटकम ऑफ द रेफरेंस, जो आप चलाते रहें, लेकिन until we value the ideals of democracy and liberty, we shall forever remain shackled, not only deprived of rights afforded to us by the Constitution, but also unable to gain a rightful place in the Committee of Nations। और पूरी उन्होंने लिबर्टी, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, वो सारी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने लिखी हैं। जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल भी उनके साथ थे। दो चीज़ें, एक तो ये है कि इस पे तो मैं ख़ास कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एक सामने लीगल प्रपोजिशन रखना चाहता हूँ। इफ़ अ कोर्ट सीज, not this specific court, if a court sees any injustice being done, then it is the responsibility of that court to quash the reference. Bail order नहीं बनता फिर। If I am a judge, अगर मैं एक जज हूँ और मेरे सामने एक केस आता है जहाँ मैं देखता हूँ कि एक ज़्यादती हो रही है, गलत केस बन गया है, I shall quash the reference। बेल नहीं बनती। मेरा ये ख्याल है कि लीगल प्रपोजिशन ये होनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग आपने लीगल प्रपोजिशन दी, और मरीम नवाज साहिबा ने बल्कि आज ही जिक्र किया कि कौन कौन से फैसले आए, किस किस को बेल, अदालतों ने क्या कहा। आइए देखते हैं। अदालतों के फैसले देखे हैं ना। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शाहिद खाकान अब्बासी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। हमजा शहबाज पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। राजा कमरुल इस्लाम, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मुंह के बल पड़े है करप्शन का सारा बयानिया, और सारा उन्होंने कोट किया है अदालत नहीं, मैं उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दे देता हूँ। अदालत सिसिलियन माफिया है नवाज शरीफ, अदालत सादिक और अमीन नहीं है, यानी कि बददियानत और झूठे हैं अदालत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अदालत सज़ा याफ्ता हैं नवाज शरीफ, अदालत मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं नवाज शरीफ। उस अदालत के फैसले नहीं सुनती। बेल ऑर्डर बड़े रिपीट करी जा रही हैं। ये किस किस्म का सिलेक्टिव एहतसाब के ऊपर कमेंट है? पूरा कमेंट करें ना। शहबाज शरीफ साहब ने उसे फर्दर एक्सप्लेन भी किया, अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी सुना देता हूँ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इसी हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे खिलाफ या शाहिद अब्बासी साहब के खिलाफ या एहसन इकबाल साहब के खिलाफ या ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ या राना सनाउल्लाह के खिलाफ और दूसरे जो मुस्लिम लीग की जोमा हैं उनके खिलाफ जो नैब के जो केसेस बनाए गए उनको जेलों में भिजवाया गया, किसके खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित हुई? एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। धेले की तो हुई नहीं ना। 7 अरब का रेफरेंस शहबाज शरीफ के खिलाफ है। 7 अरब का, 25 अरब का नहीं, एक 7 अरब का टीटी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो नैब का है, एहतसाब का। 25 अरब की फर्दर फेक बेनामी अकाउंट्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने।
वो रमज़ान शुगर मिल और अरेबिया का जो FIR है FIA की, ये तो मैंने सिर्फ 2 की कर दी। दिल्ली की तो की नहीं इन्होंने, दिल्ला तो कभी करते नहीं थे, इनका बड़ा हाई स्टैंडर्ड था। बात ये है, अच्छा, ये वही जो बात माल मसरूका कहते हैं जो पुलिस बरामद करती है, चोरी डकैती का जो माल होता है, अगर किसी मुलजिम के पास से वो माल बरामद हो जाए तो जितने ये बेल ऑर्डर्स जिनका शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी जिक्र कर रही थी, हर चोर डाकू जिससे पुलिस माल बरामद कर लेती है वो इनको प्रेसिडेंट बना के बेल ले सकता है, या कि ये क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स हैं और सारे जिनका जिक्र ये कर रहे थे, मरियम बीबी कर रही थी, नवाज शरीफ साहब, उनके लिए सिर्फ ये सेपरेट है या इनके वकला ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपकी प्रोसिक्यूशन हर जगह नाकाम होती है? इतना सस्ता और फौरी इंसाफ तो फिर सिर्फ मेरा ख्याल है डोमिसाइल बेस्ड मिलता है। ये कमेंट मेरा नहीं है, पीपल्स पार्टी वालों का है। लेकिन बात ये है कि बेल जो है ना, माल बरामद हुआ है यहाँ से, देखिए माल बरामद तो हुआ ना, आपका फाइनेंशियल क्राइम हुआ है आपके पास। देखिए प्रूफ, देखें 2 चीज़ें हैं। प्रूफ क्या है, पहले तो प्रोसिक्यूशन ने, इन्वेस्टिगेशन ने अपने पास ये स्टैंडर्ड बनाना है कि जी हमारी नज़र में एविडेंस कंप्लीट है, उसी के बेस के ऊपर आप केस फाइल करते हैं। फिर उसका ट्रायल होता है, ट्रायल के अंदर वो प्रूव होता है। ट्रायल में अभी ये मुकदमे चल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ का जो TT वाला केस है 12 या 14 उसमें विटनेसेस हो चुके हैं, बाकी विटनेसेस अभी चलने हैं। बीच चौराहे में उनके जज को चेंज कर दिया जाता है, खैर वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। बेल ऑर्डर के अंदर से ये बरियत कहाँ से ढूंढ रहे हैं, मैं तो आज तक ये समझने से कासिर हूँ। बेल ऑर्डर बड़ा सिंपल सा है अर्शद, आपको अरेस्ट क्यों किया जाता है किसी केस के अंदर? अरेस्ट इसलिए किया जाता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, आप ताउन नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन का अमल जब पूरा हो जाता है और आप जुडिशल रिमांड पे चले जाते हैं, यानी कि आपका फिजिकल रिमांड ख़त्म हो गया, अब आप तफ्तीशी इदारे को दरकार नहीं है। इसके बाद इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट, आप कोर्ट की माँ पे हैं। कोर्ट चाहे तो आपको बेल दे दे, कोर्ट चाहे तो बेल ना दे। बेल देने का असल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और है प्रोसिक्यूशन की सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर है? क्योंकि जितने भी उन्होंने जिक्र किया ये तमाम बेल ऑर्डर्स मेरे पास पड़े, और इसमें जहाँ जहाँ प्रोसिक्यूशन की बात आती है, जब भी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान प्रोसिक्यूशन से सवाल करते हैं तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी इस्टेब्लिश नहीं करते, बाकी चीज़ें भी इस्टेब्लिश नहीं करते। मेरा सवाल सुन लें तो जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट, तो सियासी इस्तेकाम का सॉफ्टवेयर अपडेट आप लोगों ने भी वो CD वगैरह या लगाया हुआ है कि जनाब आपके प्रोसिक्यूशन जो है, चाहे वो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हों, FIA के प्रोसिक्यूटर्स हों, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंकिंग स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, इन वो नज़र आ रहा है कि ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है, TTs वाले पैसे सारे नज़र आ रहे हैं, 25 अरब वाला आपको नज़र आ रहा है, बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, सारी वो स्टेटमेंट्स, उसके बावजूद आपके प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनका सॉफ्टवेयर आप अपडेट कैसे करते हैं अदालतों में जाके? मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ अर्शद, ये जो कहा लिखा जाता है ना कि जी साबित नहीं किया, शहबाज शरीफ की बेल का ऑर्डर देख लें। शहबाज शरीफ साहब की बेल के ऑर्डर में एक जज साहब जो हैं उनका ख्याल कुछ और था, दूसरे जज साहब का ख्याल कुछ और था। तो क्या एक जज साहब के कान में जाके प्रोसिक्यूटर आर्गूमेंट करती रही और दूसरे को पता नहीं चला? नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने मुआहिदा किया शहबाज शरीफ साहब के साथ, दोनों ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ की और कहा कि हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। नहीं, वो बेल की नहीं, सबका सॉफ्टवेयर अपडेट फैज साहब सही कह रहे थे। नहीं, वो दूसरी अलग चीज़ें हैं, वो आप कंफ्यूज ना करें। बेल ऑर्डर चैलेंज हुआ है, उसकी अभी तक हियरिंग नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने पिटीशन की थी कि उनको मुल्क से बाहर ना जाके हमने तौहीन अदालत की है, हमने उस फैसले को सेटिसाइड करवाया सुप्रीम कोर्ट से जाके। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा कि जी अब हम तौहीन अदालत का मुकदमा वापस लेते हैं। हमने कहा जी अगर ये वापस लेते हैं क्योंकि उनका मेन मुकदमा ही तौहीन अदालत का था तो फिर ठीक है, बाकी इनकी बेल हमने कैंसिल चैलेंज की हुई है, तो ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। बात अगर देखें मुआहिदा किस चीज़ का है, शहबाज शरीफ अपनी तमाम तर वो जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं काफ़ी दिनों से, उसके बाद तो यहीं बैठे हुए बेचारे, बाहर तो जा नहीं पा रहे। तो किस किस्म के मुआहदे की हम बात कर रहे हैं? देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट होना, ये चाहते हैं कि ये कुछ इस किस्म की बातें करें। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। देखिए हमें जो निज़ाम इस वक्त मुल्क में मौजूद है वो तो हमें विरसे में मिला है ना, हमने तो इसको आगे खुद नहीं बनाया। इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए विरसे में हमें ये गम में है मिला, इस गम को नया क्या कहें? नया कहिए, और ये गम देखिए हमें विरसे में मिला है, 70 साल से मिला है, इसमें नया क्या लिखना। बात ये है कि इस चीज़ को इसी विरसे के मिले हुए निज़ाम के अंदर से ही आपने साबित करना है, दुरुस्त करना है। प्रोसिक्यूशन की तमाम तर मैं समझता हूँ शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद जो इस वक्त जो आपके बड़े केसेस हैं, जैसे शहबाज शरीफ का केस है, ख्वाजा आसिफ का केस है, इनके अंदर बड़े शवाहिद मौजूद हैं, आपने खुद इनके ऊपर प्रोग्राम्स किए हुए हैं। ये जब वही तो कह रहा हूं कि प्रोसिक्यूशन का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है कि उनके पास जवाब ही नहीं होता। अर्शद आप भले आदमी हैं, आप खुद समझते हैं
कि हैं क्वाकब कुछ नज़र आते हैं, हैं क्वाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ वाली बात कि असल में देखिए सारा इल्ज़ाम जो है ना प्रोसिक्यूशन के ऊपर देना थोड़ा सा ज़्यादती है प्रोसिक्यूशन के साथ। वो बेचारे मैं मानता हूँ कि पढ़ लेते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे और वक्फे के बाद एक ऐसा केस जिसमें कि बाकायदा तौर पर हुकूमती लोगों ने हुकूमत का सॉफ्टवेयर अपडेट किया, किस तरह से अपडेट किया, ये सॉफ्टवेयर अपडेट की कहानी क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और आज नैब ने साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, जो हर दफ़ा पाकिस्तान आते हैं मईशत सही करने के लिए, उन पर $11 मिलियन के केस में FBI से रिलेटेड केस है, कस्टम से रिलेटेड, उसकी पेमेंट ऑथराइज़ की थी। और उसकी जब आप कहानी पढ़ते हैं, रेफरेंस पढ़ते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें सामने निकलती हैं। और हफीज़ शेख साहब आते हैं चले जाते हैं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चीनी स्कैंडल, इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसके बाद कहा कि बाकायदा तौर पे एक्शन भी होगा। लेकिन क्या वो एक्शन रुक गया? जबकि हुकूमती बेंचेस से उन्हीं के एक साबिक साथी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अपनी शो ऑफ पावर किया, शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। ना सिर्फ ये बल्कि एक बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दिया। क्या कहा था जहांगीर तरीन साहब ने, आइए देखते हैं। कि हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं अब मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज़ खोल के रख दूंगा। जी नाज़रीन, हर चीज़ में खोल के रख दूंगा। और फिर इन्हीं के साथ एक MP नज़ीर चौहान साहब, उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा। क्या कहा, आइए देखते हैं। जो जमीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। जब हम चाहेंगे बाइकआउट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे। अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकआउट करेंगे। अब 3 साल से स्वाय बातों के कुछ नहीं होता सर। स्वाय नवाज शरीफ को पकड़ लो चोरों को, शहबाज शरीफ को पकड़ लो चोरों को। इन चोरों से निकला क्या और अभी तक हमने अवाम को दिया क्या? गुलजार साहब को सिर्फ तोसा शरीफ नजर आता है। हम लाहौरिया मर जाए, ये PTI सिर्फ इमरान खान है। हम यहाँ पे पागल हैं। हमने 12 साल पार्टी के लिए दिए, हम क्या थे? अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी क्या? हमको अल्लाह माफ, इतने गुलाम पैदा हुए हैं, हमको चोर चक्के हैं यार। कि हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार। अपने लोग अंदर करवा रहे हैं, अपने लोगों को पर्चे करवा रहे हैं। हमारा लीडर गलतियां करे हम डिफेंड करें और हम गलती करें तो हमें अंदर कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ, अपने फैसला करते कि ये लोग चोर हैं, इनको साथ नहीं लेना। क्यों टिकटें दी लोगों को? कल मंगवाए, हम सस्ती फिल्म देने के लिए तैयार हैं। जी बैरिस्टर शहजाद अकबर, फास्ट स्पीड इंटरनेट से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, क्योंकि इसके बाद हमने सुना कुछ नहीं। बजट भी पास हो गया, बजट की थ्रेट्स वगैरह भी थी, वो कहते हैं तो मैं चला दूंगा, ये वाली भी सब कुछ खोल खाल के रख दूंगा। नज़ीर चौहान साहब तो बड़े जज्बात में, तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे? देखिए वो तो जो भी वो बोल रहे थे वो तो उसका अपना मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों की इतनी हैसियत है कि ये अज खुद कहीं से काउंसलर भी इलेक्ट हो सके। इन्होंने खुद एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ा था, उसका भी हाल उनसे पूछ लीजिएगा कितने वोट मिले थे, ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। जो शुगर इंक्वायरी कमीशन के ऊपर काम हुआ, उसके लिए जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी थी, उसमें FBR है, कंपटीशन कमीशन है, SECP है, एंटी करप्शन था, FIA, सब के मामला, सब की चीज़ें चली हैं और केसेस आगे बढ़ रहे हैं। ना ही तरीन साहब के केसेस के अंदर कोई रिलीफ मिली है, ना ही उनके साथ कोई ज़्यादती की जा रही है। बड़ा स्ट्रिक्ट एज़ पर मेरिट काम हो रहा है। उनकी जो ना उनको अरेस्ट किया गया है उस केस में किसी को, ना शहबाज शरीफ, वो भी शुगर के केस के अंदर है, और किसी केस में कोई अरेस्ट नहीं किया गया, शहबाज शरीफ को भी नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पहले क्वेश्चनर इनको भी सर्व किए गए थे, अभी शहबाज शरीफ वगैरह को क्वेश्चनर सर्व हो रहे हैं। वो FIA की दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द शुगर, जो पूरी हमारा एक्शन मैट्रिक्स बना था। उसके अलावा जो रिकवरीज़ हैं FBR की मद में 500 अरब से ज़ायद की रिकवरीज़ हुई हैं 5 साल के ऑडिट के अंदर। उसमें कुछ कम जो मिल्स थी, FBR का भी एक नोटिस था OECD का, वो भी मेरा ख्याल पेंडिंग पड़ा है। नहीं पेंडिंग नहीं है, स्टे है और स्टे को FBR प्रोसिक्यूटर जाके उस पर अर्ली हेयरिंग भी नहीं मांग रहे। नहीं बिल्कुल मांग रहे हैं। उन्होंने इसको बाकायदा तौर पे परसू कर रहे हैं। और 2 चीज़ें उसमें, वो तो OECD ने रिपोर्ट किया था। जी OECD की रिपोर्टिंग थी। वो FBR का इशू है जिसके अंदर वहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का है और उसके साथ साथ उन्होंने प्रोसीड्स को छुपाने के ऊपर इल्ज़ाम है। वो चीज़ FBR परसू कर रही है और स्टे को भी पूरी तरीके से कंटेस्ट किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में। इसी तरह से जो FBR के बाकी जो शुगर के ऊपर जो अंडर द बुक सेल्स के केसेस हैं तमाम शुगर बिल्स के, उसके अंदर उन्होंने टैक्स लायबिलिटी इम्पोज की है। एक केस में तो JDW को
उन्होंने कोर्ट से फैसला भी आ गया FBR के हक़ में, तो ऐसी नहीं है और वो रिकवरीज़ हो रही हैं और बाकी केसेस के अंदर भी रिकवरीज़ हो रही हैं। इसी तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माने आयद किए हैं। एंटी करप्शन के कुछ केसेस के ऊपर जहाँ पे कैपेसिटी इन्हांसमेंट के ऊपर है वहाँ पे स्टे है, उसको एक्टिवली परसू किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में ताकि वो ख़त्म किया जा सके। तो कोई भी किसी किस्म का ये नहीं है कि किसी के साथ कोई मुफाहमत हो गई है। इंडिपेंडेंटली देखिए, इमरान प्राइम मिनिस्टर को तो बड़ा थ्रेट किया गया था जी कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा क्लियर स्टांस था कि चाहे इस एहतसाब के अमल करते हुए और जो भी माफिया का हिस्सा है उनको टेक ऑन करने में हमारी हुकूमत जाती है तो भले चली जाए, किसी सूरत में किसी से कोई मुआहदा नहीं होगा। और आपके सामने बजट भी पास हो गया, जिसने वोट नहीं देनी थी उन्हें ना दो, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन किसी भी सूरत में किसी इदारे का काम नहीं रोका गया। तमाम लोग एज़ पर लॉ प्रोसीड कर रहे हैं और चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, अदालतों में चलान भी दाखिल हो रहे हैं, तो प्रोसीडिंग्स उस तरह से चल रही हैं। रिंग रोड स्कैंडल, वज़ीर आज़म ने कहा था कि 2 हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, चीज़ें पता लग जाएगी। मैग्नीट्यूड किसका, इसका कितने अरब रुपए की, 100 अरब से ज़ायद मालियत की ज़मीनों की खरीदो फरोख्त हुई, वो रिपोर्ट किधर गई? ये देखिए, वो रिपोर्ट 2 चीज़ें हैं। एक तो जो इनिशियल रिपोर्ट थी वो इंतज़ामी तौर पे जो कमिश्नर पिंडी नए लगाए गए थे उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को फिर जो रेलेवेंट फोरम था पंजाब गवर्नमेंट का, उसकी तरफ भेजा गया। उन्होंने इसके ऊपर एंटी करप्शन को इंक्वायरी करने और केसेस एज़ पर लॉ प्रोसीड करने का हुक्म दिया। उसके अंदर कुछ लोग लिटिगेशन में भी गए। लाहौर हाई कोर्ट ने थोड़ा सा उसमें तवालत इसलिए आई कि उनको नोटिस देने के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया। वो टाइम भी गुजर चुका है और अब मेरी इत्तला के मुताबिक शायद इसी हफ्ते या ईद के फ़ौरन बाद वो रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी। वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी, उनको भी कुछ प्लॉट्स वगैरह अलॉट हुए थे। 90,000 हमें तादाद बताई गई कि वो भी इसके अफेक्टीज हो सकते हैं। ये वाला एंगल भी देखिए, सामने 2 आया है चीज़ें हैं। एक तो अभी वो रिपोर्ट आनी है तो उस वक्त तो पता लग जाएगा क्या है, डिटेल उसकी क्या है, लेकिन इसके 2 सेगमेंट हैं। एक तो वो है कि एक रिंग रोड की जो अप्रूव्ड अलाइनमेंट थी, एक वो इस किस्सा है। एक अनअप्रूव्ड अनऑथोराइज्ड अलाइनमेंट है जिसके ऊपर फिर लैंड एक्विजिशन की मद में पैसे भी पे किए गए हैं। और तीसरा सेगमेंट पिंडी नहीं, अटक साइड पे पहले जी अटक, क्योंकि ये पिंडी रिंग रोड जाके अटक रिंग रोड बन गई थी। लेकिन इसका तीसरा सेगमेंट है कि जो सोसाइटीज़ हैं, मल्टीपल सोसाइटीज़ थी, एक सोसाइटी की बात नहीं, मल्टीपल सोसाइटीज़ थी जिन्होंने रिंग रोड की वजह से या वो चीज़ उनके नॉलेज में आने से उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड एक्विजिशन की, जिसको जो पहली रिपोर्ट आई है उसके अंदर रेंट सीकिंग भी कहा गया है। अब उनके मामलात को भी देखा जाएगा कि उसके अंदर भी क्या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, क्योंकि अभी आप उनको चार्ज करने की तरफ जाएंगे। अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो रिकमेंडेशन में आएगा। ऑफेंस होता है कि आपके पास ज़मीन उतनी नहीं, प्लॉट्स उतने नहीं, लेकिन फाइलें आपने ज़्यादा बेचती हैं और लोगों के लिए वहाँ पे प्लॉट्स नहीं हैं। चीटिंग पब्लिक एट लार्ज है। ये आई थिंक 9A12 है शायद इसका, या 13 होगा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का। और FIA के कानून के मुताबिक भी एक जुर्म है, क्योंकि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज जो है ये FIA और NAB की जुरिस्डिक्शन बनती है। तो अगर वहाँ पे कोई प्रिलिमिनरी चीज़ साबित होगी तो फिर एंटी करप्शन को या पंजाब को वो चीज़ें रेफ़र करनी होंगी टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स। राइट नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेने के बाद साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब PTI के भी मुशीर ख़जाना रहे, उन पे $11 मिलियन रेफरेंस की आज नैब ने मंजूरी दी है। ये वाला कौन सा केस था और क्या ये हुकूमत भी नैब के हाथ बांधने की कोशिश कर रही थी? क्या कोशिश की चेयरमैन नैब, क्या इस हवाले से कहते हैं, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने बाकायदा तौर पर साबिक वज़ीर ख़जाना, साबिक मुशीर दाखिला, मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस की मंजूरी दी है। और इस रेफरेंस में इल्ज़ाम है उनके ऊपर के 11.125 मिलियन US की इल्लीगल पेमेंट एक कंपनी को करने की इन्होंने बाकायदा तौर पे इजाज़त दी, उसके साथ नेगोशिएशंस में शामिल होने का कहा। और अब हमें थोड़ी बहुत बात समझ भी आ रही है कि क्या ये हुकूमत भी नैब के हाथ पांव बांधना चाहती है, कभी बिजनेसमैन के नाम पे, कभी किसी चीज़ पे। और इस हवाले से चेयरमैन नैब ने अब से कुछ अर्सा पहले क्या कहा था, आइए देखते हैं।
कुछ महीने पहले ये बड़ा एकदम से हंगामा रहा है, ठीक है जी, वो बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो नैब से मुतमईन नहीं है, इसलिए जो है कानून में तरमीम होनी चाहिए। ठीक है जी, वो कानून में तरमीम हो गई, एक आर्डिनेंस आ गया, वो आर्डिनेंस 4 महीने रहा और उस आर्डिनेंस के लाने का मकसद ये था कि जी नैब की वजह से कुछ मार्कतुल आला फैसले जो होने थे वो नहीं हो रहे, क्योंकि नैब रुकावट है, नैब से लोग खौफजदा हैं, वो फैसले नहीं कर पाते। मुझे उन 4 महीनों में होने वाला एक फैसला दिखा दें, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। उन 4 महीनों में एक फैसला नहीं, और जब मैंने मुतलका अरबाब इख्तियार से बात की कि उन 4 महीनों में अगर कोई फैसला हुआ है तो हमें दे दें, ताकि हमारी गाइडलाइन हमें गाइडेंस मिल जाएगी। आप ये यकीन करें कि कोई एक फैसला भी नहीं था और 4 महीने बाद वो आर्डिनेंस वापस ले गया। वैसे शहजाद अकबर साहब, नैब ने 533 अरब रुपए रिकवर किए और इन 4 महीनों में जो एक बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि जी बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, तो कोई ऐसा केस आपके सामने है जो कि इन 4 महीनों में जिस कानून का वो जिक्र करें आप लोगों ने किया और वहाँ पे कोई काम रुका हुआ हो? देखिए अरशद, ये 2 बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कोई भी कानून जो है वो किसी भी वक्त उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। जब कोई तब्दीली लाई जाती है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो उसके अंदर कोई उसको मेलो डाउन किया जा रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। बिजनेसमैन की मदद के बगैर जो सरकारी ठेके शेके मिलते हैं, ये हफीज साहब वाले केस है जिस पे रेफरेंस बना है। ये सारे केसेस हैं, कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होती है। नहीं होते हैं। 2 चीज़ें, पहला भी जो ऑर्डिनेंस आया था और अगर कोई दोबारा भी इसके ऊपर काम होता है, या जो आर्गुमेंट है वो ये है कि अगर तो प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसमें पब्लिक का पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट का पैसा, एक्सचेकर का पैसा नहीं है, और दूसरा जिसमें दोनों पार्टीज़ बिजनेस की हैं, वहाँ पे वो नैब का मैटर नहीं बनता, उसकी अकाउंटेबिलिटी FBR से होगी। पहली असूली चीज़ ये है। दूसरा ये है, अब आ जाते हैं मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के ऊपर से। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के ऊपर अगर आप अभी तक तमाम पुराने केसेस निकाल के देखिए तो आपको जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है नैब के कवानीन को लेके 20-25 साल की, एक चीज़ वाज़ेह होगी कि नैब के जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के केसेस हैं वो ट्रायल स्टेज में जाके उसमें सबसे बड़ा क्या लकूना हाईलाइट होता है, वो ये हाईलाइट होता है कि जनरली केसेस में सिर्फ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ही के ऊपर जोर दिया जाता है, उसको कनेक्ट नहीं किया जाता उन पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ जिनके ऊपर आप अलेज कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गेन लिया है, क्या गेन नहीं लिया। सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो ये कहती हैं कि सिर्फ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का एलिगेशन काफ़ी नहीं है नैब की सज़ा के लिए, क्योंकि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी में इलीगैलिटी एक चीज़ है और इर्रेगुलरिटी दूसरी चीज़ है। इर्रेगुलरिटी जो है वो ऑडिट पैरा हो सकता है, इलीगैलिटी नहीं हो सकती, और इलीगैलिटी जो है वो प्योरली एक और चीज़ है जिसमें करप्शन की बात आती है। तो पहले केस के जो ऑर्डिनेंस आया था, हुकूमत में बैठ के रॉन्गफुल गेन आप किसी को देते जाएं और उसका हिसाब नहीं होगा, नहीं आपके होगा, फैसले बिलियंस ऑफ रुपीस के होते हैं। बिल्कुल होगा। लेकिन देखिए अर्शद, मैं आपको बात, आप अभी बैठ के एक फ़ैसला करते हैं, इस फैसले के अंदर आपकी करप्शन नहीं है, आपका फ़ैसला गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। जब तक आपको उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कैश ट्रांजैक्शन दिखानी चाहिए, मेरा ये ख्याल नहीं है, ये सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं। उसके अंदर आपको उस स्पेसिफिक ऑफेंस के साथ जो हम अलेज कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, उसमें आपका एक किरदार दिखाया जाना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले भी जो इसके अंदर ये लाई गई थी तरमीम, वो इस चीज़ को फर्दर हाईलाइट किया गया। नैब कवानीन में तरमीम का सोच रहे हैं आपकी हुकूमत? देखिए, नैब कवानीन के अंदर तरमीम की भी 2 राय हैं। एक राय वो है जो अपोजिशन जमातों की है, जो कि उनके केसेस बंद कर दी जाए। दूसरी राय ये है कि नैब के कवानीन के अंदर बेहतरी लाई जाए जिससे प्रोसिक्यूशन बेहतर हो, इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो, फोकस्ड केसेस हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें नैब की कारकर्दगी बेहतर हो। तो ऐसे कवानीन जो हैं, ऑफ कोर्स अगर आएंगे भी तो पार्लियामान की मंशा से भी चेयरमैन नैब ने एक बताया कि, और इतलात यही थी कि तरमीम यह हुकूमत भी करना चाह रही है, मियां नवाज शरीफ साहब की भी यही ख्वाहिश थी, जरदारी साहब की भी, और इस हवाले से चेयरमैन नैब ने क्या फरमाया, आइए देखते हैं। नैब के आर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट एक लफ्ज नैब के आर्डिनेंस का देख चुका है। असफंदियार वली के केस में चंद चीजें जो कि आइन से मुताबिकत नहीं रखती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। क्या कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज़हीन हैं, ज्यादा फतीन हैं, ज्यादा लायक हैं, ज्यादा काबिल हैं कि वो सिर्फ आके चंद फिक्रे कहेंगे और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं कि प्ली बार्गेन को खत्म करके आप क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे? प्ली बार्गेन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के करप्शन लाज में शामिल है। बाकी
आप भी तरामीम का सोच रहे हैं, एक ऐसे कवानीन जिनको के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बकौल चेयरमैन नैब देख चुकी है और हाथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए दो चीज़ें, अगर तो ये वो जिस कॉन्टेक्स्ट में चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं वो एक और कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट वो है जो अपोजिशन ने तरामीम की बात की थी और उन्होंने अपना एक पूरा पलंदा दिया था, जो मैं समझता हूँ नैब के कानून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होनी थी। हमने जो पहले ऑर्डिनेंस लाए थे, वो जो ऑर्डिनेंस उसके ऊपर हम बात करते हैं, उस ऑर्डिनेंस में नैब के कवानीन में बेहतरी की बात थी। उस वक्त अपोजिशन ने साथ नहीं दिया, वो लैप्स कर गया। दोबारा भी अगर कोई चीज़ होगी तो इन कंसल्टेशन विद नैब होगी, ऐसे नहीं, क्योंकि हमें बहुत टाइम एंड अगेन नैब की तरफ से भी रिक्वेस्ट आती है कि फ़लाने इस कानून के फ़लाने हिस्से में ये चीज़, ये लफ्ज़ डाल दिया जाए तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। मज़ीद नैब को आपकी हुकूमत से तो कोई ख़तरा नहीं है? नहीं, क्यों खतरा होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिलीव करती है अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस खतरा नहीं है? हरगिज़ नहीं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बराए एहतसाब और दाखिला बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।